नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोज राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। हमारे कार्यक्रम का फोकस अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर ही है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चलते होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए हम उनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ है योजनाएं, क्या है सरकार की प्लानिंग, क्या है सांसदों के इसे लेकर सवाल और क्या दिया गया है सरकार की तरफ से जवाब। आप तक लाएंगे पूरा ब्यौरा संसद टीवी की इस खास पेशकश प्रश्नकाल के जरिए। आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे बाल श्रम के बढ़ते मामलों से जुड़े आंकड़े, साथ ही बताएंगे बाल श्रम के मामलों में बढ़ोतरी हुई है या ये घटे हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार देश के प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सकों की यानी डॉक्टरों की संख्या कितनी है। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या केंद्र सरकार देश के किसी भी राज्य को विभाजित करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन से कोई मांग उसे मिली है। क्या सरकार किसी राज्य को विभाजित करने का विचार रखती है। आइए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से जुड़े सवाल से। इसे लेकर सरकार की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं, और क्या है इसको लेकर भविष्य की योजना। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। उन्होंने भारी उद्योग मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि पिछले 2 साल के दौरान कितने इलेक्ट्रिक वाहनों को बेचा गया। इसके अलावा अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार देश में उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मदद कर रही है। इस सवाल का जवाब भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिया। उन्होंने बताया कि हाँ, भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक या कहें हाइब्रिड वाहनों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए 2015 में फेम इंडिया स्कीम तैयार की। फिलहाल फेम इंडिया योजना के चरण 2 को 1 अप्रैल 2019 से 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इसमें कुल बजटीय मदद 10,000 करोड़ रुपए है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता देने पर यह केंद्रित है और इसका मकसद सब्सिडी के जरिए 7,090 ई बसों, 5 लाख ई तिपाहिया वाहन, 55,000 ई चौपाहिया यात्री कारों और 10 लाख ई दुपहिया के लिए मदद देना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज संबंधी चिंता के समाधान के लिए चार्जिंग निर्माण के लिए भी मदद दी जा रही है। साथ ही भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें शामिल है इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही विद्युत मंत्रालय ने आवासों और कार्यालयों में निजी चार्जिंग की अनुमति भी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा भी की है कि बैटरी चालित वाहनों को ग्रीन लाइसेंस प्लेटें दी जाएंगी और उन्हें परमिट की भी जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों से रोड टैक्स ना लेने की सलाह भी दी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन और बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए आदर्श बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन भी किया है। 2019 में 1,61,314 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए। 2020 में यह आंकड़ा 1,19,648 रहा, यानी अब तक कुल 2,80,962 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है। फेम इंडिया स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य को कम करने के लिए खरीदारों को प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। और अब रुख करते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल का। यह सवाल जुड़ा है उर्वरक और यूरिया उत्पादन से। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद निहाल चंद चौहान ने।
उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्री से पूछा कि देश में हर साल उर्वरक और यूरिया के उत्पादन और मांग का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने देश में उर्वरक और यूरिया की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता तय की है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या सरकार राजस्थान सहित देश के अन्य भागों में उर्वरक और यूरिया के नए संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया। जवाब में उन्होंने बताया कि तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये ओडिशा के तलचर में है, रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड जो तेलंगाना के रामगुंडम में है। तीसरा जो संयंत्र है जिसकी जानकारी रसायन और उर्वरक मंत्री ने दी वो हिंदुस्तान रसायन और उर्वरक लिमिटेड है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। साथ ही उन्होंने बताया कि झारखंड के सिंदरी और बिहार के बरौनी में हिंदुस्तान रसायन और उर्वरक लिमिटेड उर्वरक संयंत्र हैं और इन सभी उर्वरक संयंत्रों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की क्षमता हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत सरकार का राजस्थान सहित देश के अन्य किसी हिस्से में नए यूरिया संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब अगला सवाल जो जुड़ा है बाल श्रम के बढ़ते मामलों से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद प्रशांत नंदा ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या पिछले 5 साल के दौरान बाल श्रम के मामलों में वृद्धि हुई है, अगर हां तो इसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से मिली सूचना के अनुसार बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत 2015 में 251, 2016 में 204, 2017 में 462, 2018 में 464 और 2019 में 770 मामले दर्ज किए गए थे। अब रुख अगले सवाल का। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद सुरेश बजाली ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री से पूछा कि क्या सरकार को ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं। अगर हां तो सरकार ने इसका सच पता लगाने के लिए क्या किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि सरकार अनियमितताओं का पता लगाने के लिए इनकी जांच करने, इनमें सुधार करने और ये सुनिश्चित करने कि ओडिशा में सरकार की गरीब हितैषी महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने में बाधा ना आए, इसकी क्या वो जिम्मेदारी लेगी और सरकार द्वारा जानबूझकर की गई अनियमितताओं के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई या फिर आगे की जाने वाली आपराधिक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया। उन्होंने बताया कि हां, ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 9 संसद सदस्यों से एक संयुक्त रिप्रेजेंटेशन मिला था जिसमें बताया गया कि ओडिशा में 12,85,000 लाख PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में से 85% लाभार्थी स्कीम के तहत पात्र नहीं हैं और निधियों के अधिकांश हिस्से का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया गया है। इस योजना के तहत एक ही परिवार के कई सदस्यों को आवास प्रदान किए गए हैं और ऐसे परिवार जिनके आवेदन 2018-19 में अस्वीकार कर दिए गए थे उन्हें 2019-20 में आवास आवंटित किए गए। संयुक्त रिप्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि जमीनी स्तर पर केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में इस योजना का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल के दौरान PMAYG के तहत कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया है। केंद्र सरकार ने फनी चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त 3,89,000 आवासों के लिए PMAYG के तहत सहायता स्वीकृत की थी और श्रेणी के तहत लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितताओं की सूचना मिली है। साथ ही इस योजना के तहत आवास आवंटित किए गए 831 अपात्र लाभार्थियों की सूची भी साझा की गई थी। एक अन्य शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि PMAYG आवासों पर बीजू पक्का घर योजना का लोगो के आकार से बड़ा है। यह भी आरोप लगाया गया कि इस योजना के तहत आवासों को बीजू पक्का घर योजना के तहत बनाए गए आवासों के तौर पर दिखाया जा रहा है। शिकायत की जांच करने के लिए रिपोर्ट को ओडिशा सरकार को भेजा गया था। इसे लेकर राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि फनी प्रभावित जिलों में 775 कथित अपात्र लाभार्थी
जिन्हें आवास प्लस में पात्र दिखाया गया था, उनमें से 79 पात्र लाभार्थियों के संबंध में पंजीकरण, जियो टैगिंग और आधार से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही लिस्ट में से बचे 696 पात्र नहीं पाए गए, उनका नाम आवास प्लस में पंजीकृत नहीं किया गया था। कथित रूप से नियमों के विरुद्ध चयन किए गए 56 PMAYG लाभार्थियों की सूची में से 39 को आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। 4 मामलों में चयन संबंधी अनियमितताएं पाई गई, जिसके लिए कलेक्टर खुर्दा ने रवींद्र कुमार पांडा, PEO बेगुनिया ब्लॉक को निलंबित कर दिया है और नियमों के विरुद्ध चयन में लिप्त होने के कारण 3 ग्रामीणों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में केंद्रीय दल की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर मंत्रालय ने ओडिशा राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इस धांधली के दोषी और उनके सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द ही पेश की जाए। इस मामले में ओडिशा सरकार ने केंद्रीय दल की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर की गई जो एक्शन रिपोर्ट है यानी कार्रवाई रिपोर्ट है, वो 20 जुलाई 2021 के पत्र के जरिए ग्रामीण मंत्रालय को पेश भी की है। अगला सवाल जुड़ा है नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रमा देवी ने। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि क्या सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी अभी भी जारी है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि पिछले 3 साल के दौरान गिरफ्तार किए गए तस्करों की संख्या कितनी है। साथ ही अपने सवाल में उन्होंने जानना चाहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इस सवाल का जवाब दिया गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत भूटान और भारत म्यांमार सीमाओं पर संबंधित सीमा रक्षक बलों, सीमा सुरक्षा बलों, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स द्वारा चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन, अफीम, marijuana आदि जैसे नशीले पदार्थों और हथियार जब्त किए गए हैं। सीमा रक्षक बलों द्वारा 2018 से 2020 के दौरान गिरफ्तार किए गए तस्करों की संख्या यानी इनके आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान सीमा से 69, भारत बांग्लादेश सीमा से 298, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा से 1069 और भारत म्यांमार सीमा से 1629 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने के लिए सीमा पर मैपिंग की गई है, पहले से ज्यादा मानव शक्ति की तैनाती की गई है, तस्करी को रोकने के लिए विशेष निगरानी उपकरण लगाए गए हैं। इसके अलावा गश्त और नाका लगाकर, सीमा पर बाड़ लगाकर, तेज रोशनी की व्यवस्था करके फोर्स मल्टीप्लायरों और हाईटेक निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इन कदमों के तहत हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर नाइट विजन डिवाइस, लॉन्ग रेंज रिकोनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, बैटलफील्ड सर्विलांस रडार, मानव रहित हवाई वाहनों जैसे कई उपायों को शामिल करके सीमा की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सीमा पर और भीतरी क्षेत्रों में विशेष ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। निगरानी चौकियों की स्थापना, सीमा पर क्षेत्र गश्त, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदी वाले क्षेत्रों में प्रभुत्व के लिए वाटर क्राफ्टों और बोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसे पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछा कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार देश के प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सकों की संख्या काफी कम है। आगे उन्होंने पूछा कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप प्रतिवर्ष चिकित्सक उपलब्ध करवाने की जरूरत को देखते हुए देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं और उन कॉलेजों में उपलब्ध सीटें हैं उनकी संख्या काफी कम है। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिया। उन्होंने बताया कि राज्य मेडिकल परिषदों और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में एलोपैथी के 12,68,000 डॉक्टर पंजीकृत हैं। उनकी 80% उपलब्धता यानी 10,14,000 एलोपैथी के डॉक्टर और 5,65,000 आयुष के अन्य डॉक्टरों को ध्यान में रखते हुए देश में डॉक्टर और जनसंख्या का जो अनुपात है वो 1 डॉक्टर 854 लोगों पर है।
देश में 558 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 289 सरकारी और 269 निजी हैं। इन कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की दाखिला जो क्षमता है वो 83,275 सीट है। देश में एमबीबीएस सीटों में 53% की बढ़ोतरी हुई है, जो साल 2014 में 54,000 थी और साल 2020 में 83,000 हो गई है। सरकार ने डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम प्रवेश क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 करना, मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों, डीन, प्रधानाचार्य, निदेशक के पदों के लिए नियुक्ति विस्तार, फिर से नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाना, सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए उन्हें एमबीबीएस की मान्यता की जारी रहने की तारीख से 3 वर्ष के अंदर पीजी पाठ्यक्रम आरंभ करना अनिवार्य बना दिया गया है। मानव संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए अगर आवेदक मेडिकल कॉलेज आवेदित दाखिला सीटों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी नहीं करता है तो उसे कम सीटें देने के लिए नियमों में प्रावधान भी किए गए हैं। अगला सवाल पूछा है राज्यसभा सांसद के.आर. सुरेश रेड्डी ने। उन्होंने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या ये सच है कि सरकार ने स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सुविधाओं की स्थापना के लिए व्यवसायिक कर्ज के रूप में 100 करोड़ रुपए तक के आरक्षित कर्ज की घोषणा की है। अगर हाँ तो इस योजना के तहत महानगर केंद्रों में 100 करोड़ रुपए तक टियर 1 और शहरी केंद्रों में 20 करोड़ रुपए और छोटे शहरों में 10 करोड़ रुपए तक लाभ कमाने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने। उन्होंने बताया कि हाँ, सरकार ने अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक केंद्रों, वैक्सीन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, प्राथमिकता वाले चिकित्सा उपकरण, सार्वजनिक हेल्थ केयर सुविधाओं को स्थापित करने या इनके आधुनिकीकरण के लिए हेल्थ केयर क्षेत्र में पात्र परियोजनाओं को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए उपलब्ध कराए गए निधियों के लिए गारंटी कवरेज देने के लिए एक योजना की घोषणा की है, जिसे कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन गारंटी योजना कहा जाता है। ये योजना प्रति परियोजना 100 करोड़ रुपए के अधिकतम लोन ब्राउनफील्ड परियोजनाओं और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं दोनों को गारंटी कवर प्रदान करती है। ये गारंटी कवर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती है और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए 50%, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए 75% है। महानगरों की परियोजनाएं इस योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र नहीं है। अगला सवाल है राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का। उन्होंने अपने सवाल के जरिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछा कि क्या यह सच है कि पेट्रोल और डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर भविष्य में धीरे धीरे इन वाहनों की संख्या को कम किया जाएगा और वाहनों को द्रवीकृत प्राकृतिक गैस से चलाया जाएगा, जिससे कम प्रदूषण फैलता है। अगर हाँ तो सरकार ने एलएनजी का उत्पादन बढ़ाने और इसके सार्वजनिक वितरण के लिए श्रृंखला बनाने के लिए क्या कोई कार्य योजना बनाई है? अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? साथ ही उन्होंने ये भी जानना चाहा कि अगले 5 साल में देश में कितने एलएनजी स्टेशन स्थापित कर लिए जाएंगे। जवाब दिया इस सवाल का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि भारत भर में यानी देश भर में स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, उत्तर दक्षिण राजमार्ग और प्रमुख खनन क्लस्टरों में नगर गैस वितरण कंपनियों के जरिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार पहल कर रही है। इस पहल के तहत पहले चरण में 50 एलएनजी स्टेशनों की स्थापना की जानी है, जिससे समाज को पर्यावरणीय लाभ मिलने के अलावा देश की कुल ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी को स्थापित करने में सहायता मिलेगी। अब रुख अगले सवाल का जो जुड़ा है एससी, एसटी और ओबीसी के खाली पदों से। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद डॉक्टर थोल तिरुमावलवन ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से पूछा कि पिछले 5 साल के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं भरी गई रिक्तियों की संख्या कितनी है। साथ ही सवाल में यह भी पूछा कि क्या सरकार ने इन नहीं भरी गई रिक्तियों को भरा है या भरने की कोई योजना बनाई है। इस सवाल का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने दिया। उन्होंने बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार के 90% से ज्यादा कर्मचारियों वाले
10 मंत्रालयों और विभागों के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने की जो प्रगति है उसकी निगरानी करता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 16 दिसंबर 2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत सभी मंत्रालयों, विभागों को आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग की पहचान करने और ऐसी रिक्तियों के कारण बने कारकों को हटाने के काम भी किए जा रहे हैं और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए आंतरिक समिति का गठन करने के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं। अगला सवाल जुड़ा है राज्यों के विभाजन से और इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद डॉक्टर टी.आर. पारिवेंद्रन ने। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि क्या सरकार का तमिलनाडु राज्य सहित देश के किसी भी राज्य को विभाजित करने का कोई विचार है? अगर हाँ, तो ऐसे विभाजन के पीछे कारण, उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? इसके अलावा उन्होंने अपने सवाल में पूछा कि क्या सरकार को तमिलनाडु सहित देश के किसी भी राज्य को विभाजित करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन से कोई मांग मिली है? अगर हाँ, तो प्रस्तावित विभाजन कब तक किया जाएगा? इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। उन्होंने बताया कि नए राज्यों के सृजन के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों से समय समय पर मांग मिलती रहती है। किसी नए राज्य को बनाने में काफी जटिलताएं हैं और उनका हमारे देश की संघीय व्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ता है। सरकार सभी संबंधित कारकों पर सोच विचार करने के बाद ही नए राज्यों के सृजन के मामले पर आगे कोई एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।